नमस्कार, मैं नमिता सिंह कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस अंक में हम बात करेंगे बाल श्रम उन्मूलन पर। साथ ही हम आपको ले चलेंगे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब। साथ ही चर्चा करेंगे गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर। बाल श्रम हमारे समाज पर एक अभिशाप है। आज आपको हर जगह छोटे छोटे बच्चे कुछ न कुछ काम करते दिख जाएंगे। कुछ इस काम में जबरन तथा कुछ बच्चे इस काम में अपनी मजबूरी के कारण आते हैं, किंतु इन बच्चों के हाथों में जब किताब होना चाहिए उस वक्त ये काम करने को मजबूर हैं। पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? मैं फोन मांगे इसलिए नहीं करता। मैंने और घर में कोई नहीं है? माँ है, माँ बहन है। और तो तुम ही मैंने ये बेच के कभी हाथ तो बढ़ने चाहिए किताब और कापियां संभालने के लिए, लेकिन ये बढ़ रहे मजदूरी पाने के लिए। ये हैं बाल श्रमिक और इनका श्रम बाल श्रम। आज भी बाल श्रम एक गंभीर समस्या है। सरकारों ने अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून बना दिया, मगर बाल श्रम रोकने में सरकार सफल नहीं हो सकी। ये चिंताजनक हालात हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो ये आंकड़ा 30 करोड़ से भी ऊपर है। इनमें से 1/3 से भी अधिक बच्चे खदानों, खतरनाक मशीनों, खेतों, घरेलू कार्यों और अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में लगे हुए हैं। बच्चों की खराब स्थिति के मद्देनजर भारत विश्व के 6ठे स्थान पर है। देश के अलग अलग राज्यों में स्थितियां अलग अलग हैं, परंतु शोषित, उत्पीड़ित, घर से भागे हुए और अन्य उत्पीड़न के शिकार बच्चों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। वो इसलिए क्योंकि समाज में कानून का कोई डर नहीं। भारत सरकार द्वारा खतरनाक व्यवसायों एवं खतरनाक प्रक्रियाओं में भी शहर, गली, मोहल्लों में बच्चे इन कार्यों में लगे हैं। हर शहर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों और सड़कों पर काम करते और अखबार बेचते नजर आ जाएंगे, जो सरकारी दावे की पोल खोल रहे हैं, परंतु इस पर किसी का ध्यान नहीं। घरों में कम पैसा देकर लोग छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं। ऐसा सिर्फ कम पढ़े लिखे घरों की कहानी नहीं, अपितु पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। सरकार के तमाम वायदों के बावजूद बच्चों का बचपन सुरक्षित नहीं हो पा रहा। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर महिला बाल विकास तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के होते हुए भी बच्चे अपने अधिकारों से वंचित हैं। देखिए, बाल श्रम की जो समस्या है केवल बिहार के बारे में ही मैं नहीं बताऊंगा, ये पूरे भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण है गरीबी। चूँकि जो गरीब हैं उनके लिए हर एक व्यक्ति, उसका हर एक मेंबर, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, वो एक अर्निंग मेंबर होता है। तो सबसे पहली बात तो है गरीबी, और इस कारण पूरे भारत में बाल श्रम एक बहुत बड़ी समस्या है। जिन खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बाल मजदूरी निषिद्ध है, उन पर सरकार को निगरानी रखनी चाहिए। जो परिवार गरीब है, उनके लिए आर्थिक स्वावलंबन का उपाय भी सरकार को करना होगा।
अगर हम सच में बाल श्रम को जड़ से खत्म करना चाह रहे हैं तो हमें इससे संबंधित सभी नियमों को तत्काल प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में राज्य सरकार द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके लिए एक चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है। इसमें अब तक 3489 बच्चों का नाम CLTS में दर्ज है। इनको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि ये फिर से वहाँ न चले जाएं, और लगभग 804 CLTS में दर्ज बच्चों को हम लोग 25,000 रुपये के दर से कुल 2,01,00,000 रुपये राशि उन बच्चों के बीच वितरित कर चुके हैं 25,000 की दर से। इसके अलावे हम लोग एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है जिसका नंबर है 9471229133। इस नंबर पर इसको हम लोग पब्लिक डोमेन में डाला है कि जो भी बाल श्रम करते हुए पाए जाएं, कोई शिकायत हो, हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे वो शिकायत दर्ज करें। बच्चों के हितों के लिए जितने भी कानून बने हैं उनका लाभ जब तक बच्चों को नहीं मिलेगा वे सबल नहीं बन सकेंगे और न ही देश का बेहतर भविष्य बन सकते हैं। ये बात सिर्फ सरकार ही नहीं, नागरिकों को भी समझनी होगी। तभी हम अपने राष्ट्र को विकास की राह पर निर्बाध रूप से लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमें अपने समाज से बाल श्रम को खत्म करना है तो इसके लिए हमें भी आगे आना होगा और सरकार के साथ हमें भी इसके सुधार में भागीदारी देनी होगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली पटना साहिब। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पटना सिख समुदाय का एक सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है क्योंकि यहीं सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था और इनका बचपन भी यहीं बीता था। पटना का हरमंदिर साहिब जी उन्हीं की याद में बनाया गया है और आज भी यहाँ उनके स्मृति चिन्ह उपस्थित हैं। यहाँ हर जाति और धर्म के लोग मत्था टेकने आते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा पाते हैं। राजधानी पटना और सिख इतिहास में पटना साहिब का खास महत्व है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहीं 22 दिसंबर 1666 में हुआ। यह सिखों के 5 तख्तों में से एक तख्त है। 5 तख्तों में दरबार साहिब अमृतसर के बाद इसका दूसरा स्थान है। बाकी के 3 तख्त आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो और नांदेड़ साहिब में है। सिखों के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ। यहीं उनका बचपन गुजरा। पटना का हरमंदिर साहिब उनकी याद में बनाया गया है, जहां उनके स्मृति चिन्ह आज भी मौजूद हैं।
गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पर उनके श्रद्धालु सिखों ने 18वीं सदी के आसपास एक शानदार यादगार इमारत बनाई। इसका नाम तख्त श्री हरमंदिर जी रखा गया। संगमरमर से निर्मित यह इमारत सिखों की शक्ति का केंद्र बन गया। यह सिख कौम के लिए श्रद्धा व सत्कार का स्थान है। इस महान तख्त का निर्माण दूसरी बार 1837 ईस्वी में शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने अपने कारीगरों से कराया। श्री हरमंदिर साहिब पटना सिटी के चौक के पास झाऊगंज मोहल्ले में स्थित है। कभी यह इलाका कूचा फर्रुख खान के नाम से जाना जाता था, अब इसे हरमंदिर गली के नाम से जाना जाता है। इसके आसपास तंग गलियों में व्यस्त बाजार हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म अपने ननिहाल में ही हुआ। 9वें गुरु तेग बहादुर यहाँ अपने मामा कृपाल जी और माता गुजरी के साथ सासाराम गया होते हुए यहाँ पधारे। पटना में पालन पोषण होने के कारण 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह बचपन से ही बिहारी हिंदी बोलते थे। पटना के हरमंदिर साहिब में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ ऐतिहासिक चोला साहिब देखने को मिलेगा। यह चोला गुरु गोविंद सिंह जी ने 15 साल की उम्र में धारण किया था। लंबे समय तक यह चोला खंडवा के एक श्रद्धालु के पास सुरक्षित रहा। बाद में उसने इस चोला को पटना के हरमंदिर साहिब को दिया। सिख श्रद्धालु अपने जीवन में एक बार हरमंदिर साहिब आकर खुद को धन्य मानते हैं। हरमंदिर साहिब में एक अजायब घर भी है। गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन में नाम गोविंद राय था। उनकी माता का नाम माता गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के उपरांत महज 9 साल की उम्र में 11 नवंबर 1675 को गुरु गोविंद सिंह गुरु बने। वे एक महान योद्धा, कवि एवं आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। भारत और पाकिस्तान में मौजूद कई गुरुद्वारों की तरह इस गुरुद्वारे का भी निर्माण महाराजा रंजीत सिंह द्वारा पटना में स्थित गंगा नदी के तट के समीप किया गया था। आनंदपुर साहिब जाने से पहले गुरुजी ने अपने कई प्रारंभिक वर्ष यहाँ बिताए थे। यह पटना शहर के पुराने निवास कूचा फारूक खां में स्थित है, जिसे अब हरमंदिर गली के नाम से भी जाना जाता है। इस पवित्र स्थान का सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी और 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी दौरा किया था। गुरुद्वारा पटना साहिब भारत के पूर्व क्षेत्र में धर्म के प्रचार का एक केंद्र भी माना जाता है। सच में कितना सुकून और मन को शांत करने वाला है यह स्थान। वक्त हो चला है एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्यों प्रदूषित होती जा रही है माँ गंगा। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी ही नहीं बल्कि भारतवासियों की जीवन रेखा भी है, परंतु बड़ी और पवित्र होने के बावजूद भी यह दुनिया की प्रदूषित नदियों में 6ठे स्थान पर है। जहां एक तरफ लोग गंगा को देवी की तरह पूजा करते हैं, वहीं इसे दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आज गंगा को स्वच्छ करने के लिए लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी ही नहीं बल्कि भारत की जीवन रेखा भी है। यह 11 प्रदेशों को पानी उपलब्ध कराती है।
देश की लगभग 50 करोड़ आबादी इससे लाभान्वित होती है। जिस क्षेत्र में से गंगा बहती है वह विश्व का सबसे उपजाऊ व घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस दृष्टि से देखा जाए तो गंगा दुनिया की नंबर 1 नदी है। इसका नाम देवी के नाम पर होने के कारण इसकी पूजा भी की जाती है। हिंदू धर्म में तो इसे विशेष दर्जा हासिल है। पवित्र नदी समझकर विशेष त्योहारों पर 7 करोड़ से अधिक लोग अपने पाप दूर करने के लिए इस नदी में स्नान करते हैं। परंतु पवित्र नदी होने के बावजूद ये दुनिया की दूषित नदियों में 6ठे स्थान पर है। इसके कई कारण हैं। जहाँ त्योहारों पर स्नान करते समय करोड़ों श्रद्धालु कई प्रकार की वस्तुएं जल में प्रवाह करते हैं, वहीं इसके किनारे बसे शहर कस्बे अपने सीवरों का गंदा पानी इसमें फेंक रहे हैं। इसके किनारे बसे बनारस, इलाहाबाद, पटना, कानपुर इत्यादि शहरों की असंख्य औद्योगिक इकाइयाँ, चमड़ा रंगने के कारखाने, बूचड़खाना, अस्पताल इत्यादि शामिल हैं। बिना परिशोधित किया गंदा पानी व अन्य अपशिष्ट इसमें फेंक रहे हैं। यही कारण है कि गंगा का पानी अब पीने योग्य भी नहीं रहा, क्योंकि इसमें पेट, जिगर के रोगों और कैंसर इत्यादि जैसी बीमारियों के कीटाणु तथा जहरीले रसायन मौजूद हैं। और तो और अब इसका पानी कृषि कार्यों के लिए भी उपयुक्त नहीं रहा। जनमानस बल्कि स्वयं भारतीयता की आस्था का जीवंत प्रतीक है गंगा। असाधारण धार्मिक महत्व के साथ भारत में सबसे बड़ी नदी है गंगा। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत की जीवन रेखा है गंगा। गंगोत्री से अवतरित पावन गंगा आज दिन प्रतिदिन मैली होती जा रही है। आज ये दुनिया की 6ठी सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। लोगों को मोक्ष दिलाने वाली गंगा का पानी प्रदूषण के कारण काला पड़ रहा है। गंगा में प्रदूषण का मुख्य कारण इसके तट पर निवास करने वाले लोगों द्वारा नहाने, कपड़े धोने, सार्वजनिक शौच की तरह उपयोग करने की वजह से है। अनगिनत टैनरीज, रसायन संयंत्र, कपड़ा मिलों, डिस्टिलरी, बूचड़खानों और अस्पतालों का अपशिष्ट गंगा के प्रदूषण के स्तर को और बढ़ा रहा है। औद्योगिक अपशिष्टों का गंगा के प्रदूषण में बढ़ता योगदान प्रमुख चिंता का कारण है। औद्योगिक कचरे के साथ साथ प्लास्टिक कचरे की बहुतायत ने गंगा जल को बेहद प्रदूषित किया है। जांच के अनुसार पाया गया कि गंगा में 2 करोड़ 90 लाख लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गिर रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 12% बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा का जल है। यह घोर चिंतन का विषय है। गंगा जल का पानी अब पीने योग्य नहीं रहा, न स्नान करने योग्य रहा और न ही सिंचाई करने योग्य रहा। गंगा की पराभव का अर्थ होगा हमारी समूची सभ्यता का अंत। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गंगा के जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं क्रोमियम जैसी जहरीले तत्व की बड़ी मात्रा में मिलने की आशंका है। गंगा नदी में होने वाला प्रदूषण पिछले कई सालों से भारतीय सरकार और जनता के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस नदी ने उत्तर भारत की सभ्यता और संस्कृति को बेहद मजबूत आधार दिया है। उत्तर भारत के लगभग सभी प्रमुख शहर और उद्योग, करोड़ों लोगों की श्रद्धा की आधार गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे है। यही उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित हो रही है। केंद्रीय जल आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का पानी प्रदूषित तो हो ही रहा है, साथ ही बहाव भी कम होता जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो गंगा में पानी की मात्रा बहुत कम रह जाएगी। देश के प्रमुख धार्मिक शहर वाराणसी की पहचान गंगा के निर्मल जल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गंगा का जल स्तर इस तेजी से गिर रहा है कि विगत 1 वर्ष के भीतर गंगा में 2.5 फीट पानी घट गया। जिन घाटों पर बैठकर कभी लोग गंगा के निर्मल जल में स्नान कर पापों का नाश किया करते थे, उन घाटों से गंगा का जल दूर हो गया है। गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए विशेष प्रकार के कछुओं व घड़ियालों की मदद ली जा रही है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा औद्योगिक अपशिष्टों को साफ करने के लिए संयंत्रों को लगाया जा रहा है और उद्योगों के कचरों को इसमें गिरने से रोकने के लिए कानून बने हैं। इसी क्रम में गंगा नदी को राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण संरक्षण अधिनियम
1986 की धारा 3 के अंतर्गत 20 फरवरी 2009 को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया। इसके तहत भी भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रदूषण मुक्त किए जाने हेतु योजनाएं बनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी गंगा नदी के किनारे औद्योगिक संयंत्रों को बंद करने और स्थानांतरित करने हेतु सरकार को समय समय पर निर्देशित करने का कार्य किया गया है। किंतु सच्चाई यह है कि इन सब के बावजूद भी गंगा नदी के प्रदूषण में कोई भी कमी नहीं आई। योजनाएं तो अच्छी हैं, परंतु जब तक इन योजनाओं का वास्तविक रूप से सही मायनों में क्रियान्वयन नहीं किया जाता, तब तक इनका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। जनता भी इस विषय पर जागृत हुई है। इसके साथ ही धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसके भी प्रयत्न किए गए हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गंगा के अस्तित्व पर संकट के बादल छाए हुए हैं। पतित पावनी गंगा नदी के अस्तित्व को बचाने एवं प्रदूषण को समाप्त करने हेतु आम आदमी की जागरूकता एवं प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार चाहे जो योजना बना ले, जब तक आम जनमानस की सहभागिता नहीं होगी, तब तक इन योजनाओं की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। हमारी आस्था का प्रतीक गंगा दिन प्रतिदिन मैली होती जा रही है। गंगा को स्वच्छ बनाने की मुहिम में सरकार के साथ साथ हम सब की भागीदारी का होना बहुत ज़रूरी है। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है lmcankhe2017@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले अंक में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।